गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग काफी कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस। लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी रिगार्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी व्हाटएवर सो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप सो पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने दिए थे वो सारे हो गए होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे, तो आई होप सो उनकी सॉल्यूशन उनको मिल गई और वो सब लोग जो है अब अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील कर रहे होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मोबिलिटी की बात करते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही बच्चों, ये हम लोगों ने कोई कंडक्टर ले लिया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्मल वेलोसिटीज थी, रिलैक्सेशन टाइम था, व्हाटएवर सो सारी की सारी चीजें। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स लगाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स लगाते ही इसके ऊपर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शनल हो गए, इनकी अपनी एक नेट स्पीड आ गई, हालांकि कम थी, जिसको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पिछली क्लास में हमने निकाली थी ई टाउ ओवर एम, साइन में कंसीडर नहीं करा। अब अगर मैं इस ई को इधर ले आऊं तो ये आ जाता है वी डी ओवर ई इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। एग्जैक्टली ये जो मेरे पास वी डी ओवर ई है, इसी को मैं म्यू से डिनोट करता हूं और इसको कहता हूं मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑब्वियस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मेरा पास वेरिएबल होगा किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बेसिस पे मैं म्यू को रीडिफाइन करता हूं, बताता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज टर्म्ड एज मोबिलिटी। डिफरेंट कंडक्टर्स के अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स की जो मोबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी नॉर्मली सबसे ज्यादा होती है, होल्स की मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, और आयंस की मोबिलिटी चूंकि वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, सक्सेसिव कोलिजन की नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, अल्टीमेटली जो मोबिलिटी है वो भी आयंस की कंपैरेटिवली कम होती है। अब रिलेटिव एरर हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेटिव एरर के बाद में परसेंटेज एरर की जरूरत क्या पड़ गई, हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, एब्सोल्यूट के एरर के बाद में रिलेटिव एरर की जरूरत क्या पड़ गई। नो डाउट स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटीज को रीडिफाइन इसलिए करते हैं कि वो मोर रिलायबल हो जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंपैरेटिवली जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो मोर रिलायबल है। आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं मोबिलिटी के बेसिस पे, मोबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ मोबिलिटी। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज आप लोग डालना चाहें तो वो एक अलग बात हो जाती है। जैसे मैं म्यू को यहां पे फर्दर लिखता हूं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर व्हाट ई, दैट इज ई टाउ ओवर एम, और ये मेरे को मिल गया। यहीं से यूनिट के बारे में भी मैं बात कर सकता हूं, ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कांस्टेंट हैं। तो म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रिलैक्सेशन टाइम के। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो सब्सटेंस के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक डिटेल स्टडी होगी और उस डिटेल स्टडी को आज की ही क्लास में हम लोग परस्यू करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। फॉर्मूला यहां आगे दे रखा है, हमने यूनिट्स के बारे में बात की, ऐसा यूनिट की तो यहां निकाल के दिखा रखी है। प्रैक्टिकल यूनिट की बात की तो प्रैक्टिकल यूनिट्स भी दे रखी हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, कोई नई चीज तो बच्चों नहीं है, लेकिन फिर भी यहां दी हुई है तो मैं इसको एक बार आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा। देखें,
J इक्वल्स टू EE A ओवर VD। ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ मेरे को लग रही है, मैं यहां इसको लिखता हूं I इक्वल्स टू NAEVD। बच्चों एक को इधर ले आया तो अब ये J इक्वल्स टू आएगा NEVD। तो ये बेसिकली यहां होना चाहिए क्या, I। ठीक है, और अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी अभी मैंने पढ़ा था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो इसको इधर ले जाने से बन जाएगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं J इक्वल्स टू NEVD की जगह पे हो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल E। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट regarding to drift velocity, current density and applied electrostatic field, where mu is a mobility। यहां जो mu E दे रखा है, ये mu E दे रखा है for what, mobility of electrons। तो बच्चों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इवन दैट इस J को कोई बच्चा लिख सकता है NE mu V by L, where V must be potential difference across a conductor and L be the length of the conductor। तो that's the concept regarding to current density। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। यहाँ एक करेक्शन मैं लगा दूं, जो ऊपर था नोट्स में आप लोग लगा लेंगे, ये J नहीं है बच्चे, क्या है ये है I। चलिए तो आप जरा न्यूमेरिकल देखें, एग्जांपल नंबर 11 बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, ये तो पक्की बात है। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज, ये नंबर डेंसिटी हम लोगों को दे रखी है, तो एक डायग्राम अपने दिमाग में बना लेते हैं। ये मान लीजिए कंडक्टर है, और कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम के ऊपर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, इसको स्मॉल n हमने कहा था, वो है 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब है, इसलिए मेरे को कुछ चेंज नहीं करना। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर। अब यहां से फ्लो होने वाली करंट आपको निकालनी है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो दे रखी है 0.2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों अगेन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना मुझे आना चाहिए। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। बैटरी यहां पे कितनी है, 3 वोल्ट की है, यानी पोटेंशियल आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 वोल्ट का दे रखा है। गिवन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, आपको माइनस के साइन के साथ में ये मोबिलिटी दे रखी है, तो म्यू इक्वल्स टू ये है। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, वो ये वाला दे रखा है। मैं समझता हूं सारे पैरामीटर्स आप लोगों को क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। यहीं से देख लेते हैं, n यहां सेपरेट किया पर मीटर क्यूब में, आपको लेंथ यहां सेपरेट की, एरिया यहां सेपरेट किया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर लिख दिया, पोटेंशियल 3 वोल्ट। तो सारे पैरामीटर्स हो गए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं, जो अभी 2 मिनट पहले हमने किया था, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ गया मेरे पास, मैं यहां से यूज कर सकता हूं इसे। देखें ये अभी वेरिएबल डेफिनेशन ही चल रही थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात है तो मैं डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकता था, नहीं तो V बाई L के टर्म्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल दिया। अब जो फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी वो था I इक्वल्स टू E N A म्यू E। सिंपली मेरे को वैल्यूज को डालना है और अपना आंसर निकाल के देना है। तो मुझे लगता है कोई मुश्किल काम था। 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। इस 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को अपने आप से लगा के देखेंगे। अगर किसी की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, आप इसे करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी की बात हम लोग करेंगे, जो अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है CBSE में।
और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे फंडामेंटल्स क्लियर ना हो। देखो बच्चों, एक बात तो ये ध्यान रखो कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन की बात करते हो तो एक बार में सिर्फ दो क्वांटिटीज को ही कंपेयर करो, बाकी सबको कांस्टेंट कर दो। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट की बात मैं करूं, टेम्परेचर की डिपेंडेंस की बात करूं, रिलैक्सेशन टाइम की बात करूं। अब मान लीजिए मैंने एक बार कॉपर ले लिया, अगर मैं कॉपर ले लिया तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के बीच में डिस्कशन ले सकता हूं, लेकिन एट ए टाइम ये नहीं हो सकता कि आप टेम्परेचर की भी बात कर रहे हो और मेटल भी अपना चेंज करते जा रहे हो। कभी आप लोग कॉपर ले लेते हो, कभी एल्यूमिनियम ले लेते हो, ऐसा नहीं करना। आप एक पर्टिकुलर मेटल लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। जैसे अभी हम लोग यहां जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग मेटल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर की स्टडी को मेटल की स्टडी के साथ में ज्वाइन करने की कोशिश मत करना, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपको मेटल पढ़ना है तो पहले मेटल्स ही पढ़ो, मेटल के अंदर जो भी कुछ है उसको आप लोग देख लो। चलिए, तो मेटल्स में हम लोग बात कर रहे थे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर ओवर टाउ। देखिए एम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, रो जो है वो मेरा 1/n और टाउ इनके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो जो चीज मैं रेसिस्टिविटी के लिए पढ़ रहा हूं वही चीज रेसिस्टेंस के लिए भी वैलिड होगी। जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूंगा वो जो रेसिस्टेंस के लिए है वही रेसिस्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के लिए बिल्कुल इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और ये आप लोगों को देखना है कि हमें पूछा किस किस के बीच में है। कभी ऐसा ना हो कि आपसे वो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछे और आप रेसिस्टिविटी का बना के आ जाओ। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, हम रेसिस्टिविटी का पढ़ा रहे हैं, रेसिस्टेंस का पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब देखिए रेसिस्टिविटी एक तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है और एक एन पे डिपेंड कर रही है। स्पेशली मेटल्स की बात में कर रहा हूं, एन और टाउ ये भी दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों। कैसे होंगे समझिए, मेटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं, एडिक्वेट होते हैं, ठीक है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। यानी ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा। यही बात मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी जब मैं रिलेटिव स्टडी की बात करूंगा तो या तो मैं रेसिस्टिविटी और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात करूंगा, या तो मैं रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम की बात करूंगा। एट ए टाइम दोनों को नहीं कंसीडर करूंगा। ये एक अलग बात है कि मुझे ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को लेके, रेसिस्टिविटी एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को लेके और टेम्परेचर के साथ में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही वहां खूब सारे हैं, एडिक्वेट है। तो टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को लेकर के। लेकिन अब मैं अगर अगली बात करता हूं रिलैक्सेशन टाइम की और टेम्परेचर को लेकर के, तो अब यहां फर्क पड़ेगा। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रिलैक्सेशन टाइम मेरा क्या होगा, कम होगा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों मैं मेटल्स के लिए यहां बात करता हूं रेसिस्टिविटी की और टेम्परेचर की। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वैसे वैसे मेरा क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, ये बात थी। अब इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूं एक फॉर्मूले की फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट। रो नॉट इज द रेसिस्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर। अब ये जीरो केल्विन लेना है, डिग्री सेल्सियस लेना है, ये बात यहां ध्यान रखनी है। तो बच्चों केल्विन कभी भी नहीं लेना, ये डिग्री सेल्सियस में लेना है ऑलवेज। 1 प्लस अल्फा टी
प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर टी इज द टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट है नॉट, या मैं टेम्परेचर डिफरेंस कह सकता हूं। बच्चों बीटा की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, इसलिए इस वाले स्टेप को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि जो अल्फा है वहीं तक हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी यहां तक लिमिट कर देता हूं। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है इसे हम लोग रेसिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अगर मैं मेटल्स के लिए बात करता हूं तो मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट फॉर रेसिस्टेंस, सिर्फ मेरे को इसमें लेंथ और एरिया का कॉन्सेप्ट लेना है और सेम फॉर्मूला मेरा आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी बन जाएगा, जहां मेरे को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कंसीडरेशन में लेना है। तो बच्चों यहां से एक प्रोजेक्ट भी आप लोग बना सकते हो, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखा सकते हो, कोई भी एक मेटल ले लो लैब में और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हो। चलिए, तो आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। इन्हीं बातों को आगे हम लोगों ने लिख रखा है, देखते हैं जरा। ये देखिए, ये सारी चीज लिख रखी है, फॉर्मूला ये रहा। इवन यहाँ पे अल्फा को भी हम लोगों ने सेपरेट करके दिखा रखा है। यहां ध्यान रहे, ये जो रो है इसको मैंने रो टी लिखा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और ये टी और टी नॉट जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है जिसको मैंने टी लिख रखा है बच्चों। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अल्फा की बात मैंने बता दी, इट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर व्हाट, कंडक्टर्स और मेटल्स। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात जो अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था बच्चों, उसे हम लोग देख लेंगे। ये रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ को हम लोगों ने केल्विन के अंदर बनाया हुआ है, यानी केल्विन टेम्परेचर के साथ में बनाया हुआ है। तो स्लोप आप लोग इसका देख सकते हैं। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है वहां तक ओम्स लॉ मेरा वैलिड है, और जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन मेरा कर्व हो जाता है, कर्वेचर ले जाता है, तो मेरा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। इसके बाद मैं सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करना चाहूंगा बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो फर्दर मैं वही फॉर्मूला लिखता हूं, क्या लिखता हूं, रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू रो, सॉरी रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी रो एल बाई ए। ये मेरे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो फॉर्मूला था मेरा वो फिर दोबारा से वही आ जाता है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एज वेल एज टाउ। तो देखो बच्चों, कंडक्टर्स की बात अब मुझे भूल जानी है, वो मैंने पहले पढ़ ली। अब मैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे। रिलैक्सेशन टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कंपैरेटिवली बहुत कम थे, तो वो आपस में टकरा नहीं रहे थे, तो रिलैक्सेशन टाइम मेरा एक एडिकेट था और कांस्टेंट था पर्टिकुलर चीज के लिए, मैं इसको मान रहा हूं। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी आपकी कम होगी या रेसिस्टेंस आप लोगों का कम होगा। अगर आप ग्राफिकल मेथड की बात करोगे तो ये देखिए, यहां पे टेम्परेचर ले लीजिए, यहां पे रेसिस्टिविटी ले लिए, तो नो डाउट सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ मेरे को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो मेरे एडुकेट हो जाएंगे। अब नए चार्ज कैरियर्स तो निकल के आएंगे नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से नो डाउट क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो मेरा कम हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो मेरी जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, या जो मेरा रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और ये ग्राफ मेरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम होती है, रेसिस्टेंस कम होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, उनमें बहुत ज्यादा कुछ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? ये बात थी मेरी सेमीकंडक्टर्स को और डाइलेक्ट्रिक्स को लेकर के टेम्परेचर डिपेंडेंस की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, ग्राफिकल क्वेश्चन ही जनरली आप लोगों से डिस्कस होता है।
इसके बाद में है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नो डाउट आयंस होते हैं, जो साइज में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो आयनिक इंटरेक्शंस हैं सॉलिड और सॉल्वेंट में वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। इस तरह से वेरियस फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं, और वेरियस फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं तो आयंस जो है वो प्रॉपर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं तो जो रेसिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो बच्चों, जो अल्फा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसको लेकर के थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं। आपकी लैब में एज वेल एज वाइवा के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यहां से कई सारे बन जाते हैं। देखिए, मैं कंडक्टर्स के लिए लूंगा तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है कंडक्टर्स के लिए। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए लूंगा तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा में भी पॉजिटिव और अल्फा में भी नेगेटिव, दोनों तरीके का हो सकता है। जो मैंने अभी ग्राफ दिखाया था, इस ग्राफ को फिर दोबारा देख लेते हैं। तो नो डाउट ये पहले मेरा इतने हिस्से में माइनस का अल्फा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी कम हो रही है, और यहां से आगे अल्फा मेरा पॉजिटिव है। दूसरा आता है मेरा स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। देखिए, बहुत सारी जगह पे जैसे कार्बन रेसिस्टेंस ही हम लोगों ने पढ़े थे, लैब में पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, मीटर ब्रिज बनाएंगे, रियोस्टेट बनाएंगे, तो वहां में रेसिस्टेंस कैसा लेना होता है, स्टैंडर्ड लेना होता है। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस ऐसा रेसिस्टेंस होता है जिसका अल्फा ऑलमोस्ट जीरो हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से उसके रेसिस्टेंस पे खास फर्क ना पड़े। यानी जो आप एक्सपेरिमेंट मई में कर रहे हो वही दिसंबर में करोगे, यानी टेम्परेचर में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है या 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो रेसिस्टेंस है वो चेंज नहीं करेगा और आपकी रीडिंग सेम आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। फिर हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज थर्मिस्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका रेसिस्टेंस एकदम से चेंज होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, एकदम से चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने से, तो वहां अल्फा की वैल्यू एकदम से या तो पॉजिटिव हाई होगी या तो एकदम से नेगेटिव हाई होगी। तो इस तरह से जो थर्मिस्टर्स हैं उनमें अल्फा की वैल्यू कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। फिर तीसरा हमारा आता है क्या, सुपर कंडक्टर्स। तो नो डाउट सुपर कंडक्टर्स में भी अल्फा की वैल्यू एक्सट्रीमली हाई होती है। पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे वे सुपर कंडक्टर्स हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज आएगा एकदम से उनकी जो रेसिस्टिविटी है वो सूट कर जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। हेंस व्हाई वी मे से अल्फा इज क्वाइट हाई फॉर सुपर कंडक्टर्स। तो बच्चों ये अल्फा का रेसिस्टिविटी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों के यहां से बनते हैं, आपको ये सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन मोर न्यूमेरिकल, और कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको यहां पे मिलेंगे तो देख लेना चाहिए हमें। देखें जरा क्या है बच्चों, Why alloy like Constantan और मैग्नीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेसिस्टर्स। इसका आंसर मैंने अभी दे दिया। जो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन है इसकी जो अल्फा है वो नियर अबाउट जीरो है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर की बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ती। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप मई में एक्सपेरिमेंट करते हो या दिसंबर में करते हो, आपको सेम टेम्परेचर मिलता है, वो सॉरी सेम रेसिस्टेंस मिलता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा हमारा ऑलमोस्ट जीरो हो। तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन जो है वो हम लोग ऐसे एलॉय जानबूझ करके बनाते हैं जिनके लिए अल्फा की वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी से मिलता जुलता है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन करंट डेंसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों फॉर्मूला अगर मेरे को क्लियर है तो बड़े आराम से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को लेकर के ग्राफ है। यहां से मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, जो निकलवाया वो निकाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे 4 से 10 चीजें आप लोगों को और भी बता दूंगा। देखो ये फॉर्मूला है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब J और E के बीच में वो ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ये J है और ये E है। निश्चित सी बात है इस लाइन का जो स्लोप होगा या B का जो स्लोप होगा वो सिग्मा को दिखाएगा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल्स टू J ओवर E,
ठीक है बच्चों, अब जरा देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वाली जो लाइन है ये आपको जे की वैल्यू देगी, और ये वाली जो लाइन है ये आपको ई की वैल्यू देगी। तो ऊपर न्यूमरेटर में जे है, नीचे ई है, यानी ये एंगल थीटा हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू जे ओवर ई। तो बच्चों स्लोप जो है या tan थीटा जो है वो कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जब भी ऐसी जरूरतें महसूस करता हूं जहां मुझे कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे मेरे को मोबाइल की चार्जिंग केबल बनानी है तो चार्जिंग केबल के लिए तार यूज करूंगा, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि मेरे को पतली भी रखनी है। अब पतली रखनी है और रेसिस्टिविटी कुछ ज्यादा हुई तो फिर काम नहीं करेगी, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर मेरे से कोई कहता है कि जी मेरे को मोबाइल की चार्जिंग केबल बनानी है तो मैं बी को यूज करूं या ए को यूज करूं, तो देखो बच्चों बी की जो क्या है कंडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम है, और ए की जो कंडक्टिविटी है वो क्या है बच्चों ज्यादा है। ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं ए को यूज करूंगा, किसके लिए, मोबाइल चार्जिंग केबल के लिए। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखो कंपैरिजन में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको यहां समझा दूं। और इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बहुत मिलेगा आपको। इट मे बी जे और ई के बीच में हो, वी और आई के बीच में हो, बहुत सारी क्वांटिटी है तो उनके बीच में मिल जाता है। तो उसको कंपेयर करने का एक सीधा सा तरीका ये होता है बच्चों कि आप जो है मान लीजिए यहां सिग्मा निकाल रहे थे, जे अपॉन ई कर रहे थे, तो ई डिनोमिनेटर में है, आप डिनोमिनेटर को और कांस्टेंट कर देंगे तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे के मिल जाएगा। तो ई मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ये बच्चों निकल के आया इसके लिए, ठीक है। तो नो डाउट ये जो लेंथ है ये लेंथ कहीं ना कहीं मेरे सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी ई पर ये जो लेंथ है जो यहां तक गई है वो मेरी अगेन सिग्मा को डिपेंड कर रही है। ई तो मेरा कांस्टेंट है, बॉटम तो मेरा कांस्टेंट कर रखा है मैंने। तो नो डाउट ए के लिए चूंकि ये लेंथ ज्यादा है जो कि जे को रिप्रेजेंट करती है, सिग्मा ज्यादा होगा। सिग्मा ज्यादा होगा यानी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो जहां जहां मुझे कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए मैं ए को प्रीफर करूंगा। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो ये बात थी, इस तरह से मेरे को इसको कंपेयर करना है। बहुत जगह पर इस तरह का ग्राफ लिखा जाता है आप लोगों से, पोटेंशियोमीटर वायर के लिए पूछ लेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए पूछ लेगा, रेसिस्टिविटी के लिए पूछ लेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए पूछ लेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, वैसे तो हर बुक में पीछे मिलते हैं, आप बुक यूज नहीं करते या व्हाटएवर सो। तो हमारा ऐप जो है उसके अंदर अगेन व्यू स्टडी मटेरियल है, और व्यू स्टडी मटेरियल के अंदर जब आप जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा, उसमें उस फोल्डर के अंदर है प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसमें चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, सॉल्यूशंस भी पढ़े हुए हैं, तो आप वहां से इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सॉल्व कैसे करना है, ये तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी जो संडे में एमसीक्यू होगा फिर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ऐसे ही, तो आपको वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चंस को अपने दिमाग से नहीं लगाओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक टेस्ट नहीं दोगे सीधी सीधी सी भाषा में, तब तक आपकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली नहीं है। अगेन आई विल रिपीट इट, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, खूब सारी फीस दो, सुबह शाम तक दौड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ तभी होगा जब आप टेबल चेयर पर बैठोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, पहले एक्यूरेसी की बात करोगे, फिर स्पीड की बात करोगे, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये स्लोप के बेसिस पे क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने किया है, आई होप सो आपको मजा आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें, एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, इस छोटे से न्यूमेरिकल की बात हम लोग करना चाहेंगे। एट what temperature would the resistance of copper conductor be doubled its resistance at 0 degree Celsius? Does the temperature hold for all copper conductors regardless of the sequence size? देखिए, does this temperature hold for all conductors? ये conceptual question है। पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो सिंपल सा फॉर्मूला मुझे याद है, R at T equals to R naught 1 plus alpha T। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन
आर टी इज 2 टाइम्स ऑफ आर नॉट। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? यहां 0 डिग्री सेल्सियस क्या रखा है, मेरे को डिग्री सेल्सियस में यूज करना है। तो नो डाउट अब मैं अगर ये वाली चीज इसी इक्वेशन में डाल देता हूं तो ये हो जाएगा 2 आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो देखो बच्चों ये टी तो मेरे को निकालना है, ये तो अननोन क्वांटिटी है। अल्फा मेरे को दे रखा होना चाहिए, अगर नहीं दे रखा है तो मैं अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही दूंगा, ठीक है। बाकी ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, आप यहां से आंसर निकाल के दे देंगे। ये रहा सा गिवन a, that is not a, that is alpha for cu equals to 3.9 into 10 to power minus 3। यहां से इसी को मैंने सॉल्व किया, वैल्यू डाल दी तो आपका ये 256 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि 256 डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर आंसर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लाना चाहता है, वो कहता है ये 3 टाइम्स कितने में हो जाएगा, तो बच्चों सिंपली आप लोगों ने यहां से 2 को हटा करके 3 करना है और अपना आंसर निकालना है। 4 करना है, 5 करना है। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज याद हैं कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए या सिल्वर के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट आंसर भी अपने प्लेस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सीबीएसई में तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आगे बात हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा ये कॉन्सेप्चुअल रह गया। कॉन्सेप्चुअल देखिए, सिंस अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर सो द एबव रिजल्ट होल्ड फॉर द ऑल कॉपर कंडक्टर्स। अल्फा की वैल्यू जो है वो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये जो है वो सबके लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल आंसर था बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली इसको प्लेस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, एग्जाम नंबर 15। The resistance of a tungsten filament at 150 degrees Celsius is 133 ohm. What will be its resistance at 500? तो बच्चों अगेन समझ लो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नया सा वही सा कॉन्सेप्ट। क्या जनरल फॉर्मूला आपने यूज किया, आपने एक बार 150 के लिए 133 डाल दिया, तो 133 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है ये रही, तो 0.0045 इंटू टेम्परेचर टी, ठीक है जी। तो ये अच्छा 150 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे क्या डाल दो 150 डाल दो जी, ठीक है। और दूसरा है 500, तो यहां पे 500 डालो इक्वल्स टू आर नॉट लिखो 1 प्लस 0.0045 टेम्परेचर पूछा गया होगा, ठीक है। निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दो सीधे सीधे, आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा एक ही इक्वेशन के ऊपर। स्पीड अगर किसी बच्चे को ज्यादा लग रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो 12th में गलत पढ़ा रहा है, उसको 9th या 10th में होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इससे स्पीड अपनी कम करता हूं तो एक साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता बच्चों। ये एक अलग बात है कि मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कम कर दूं, आपको ना कराऊं, या आप लोगों के कुछ टॉपिक स्किप कर दूं जिनकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है आने की, तो वो मैं कर नहीं सकता। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं सीबीएसई क्लासेस के अंदर ही आप लोगों को नो डाउट काम करा के दे दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो बहुत कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। इसलिए स्पीड बना के रखें, और ऑप्शन है आप कम सोइए, कम खेलिए, कम मोबाइल फालतू का यूज कीजिए, इन्हीं क्लासेस को रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, तो इस स्पीड को आप लोग कोप अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देन आफ्टर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, देखिए लिमिटेशंस की जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि भैया फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए। तो फिजिकल पैरामीटर्स क्या है जी, लेंथ है, एरिया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है। अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो ही आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, अगर ये सब कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स एंड स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट्स। अब ये पोटेंशियल और करंट जो है, नो डाउट मिली एम्पियर से ज्यादा तो करंट कभी नहीं होना चाहिए,
और 1 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल कभी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जो करते हैं ना लैब में जाकर के ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन और सीधे सीधे उसमें 10 वोल्ट लगा देते हो, 2 एम्पीयर की करंट फ्लो करा देते हो, कभी बेटा हो ही नहीं सकता। तो आपको मिली एम्पीयर मीटर यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट तक का आपको वोल्ट मीटर यूज करना है, उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस चूज करना है, तब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और आपको ओम्स लॉ की वैलिडिटी दिखा देनी है। अब कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ की बात हम लोग यहां पे करते हैं बच्चों। देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है हमने, क्या है कंडक्टर्स के लिए, प्योर मेटल्स के लिए हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नो डाउट आप निकाल सकते हैं और V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये आगे और पीछे दोनों तरफ ही कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम लोग CuSO4 की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ भी वही है, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये वैलिड है नो डाउट। इससे कम अगर आप ले जाएंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगा। इससे आगे ले जाएंगे तो भी ये कर्व्ड हो जाएगा। तो जहां से ये कर्व्ड हो रहा है समझ लो कि ओम्स लॉ मेरा इनवैलिड है और जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है वहां तक ठीक है। और जहां तक यहां मेरे को रेसिस्टेंस निकालना है तो अगेन मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एंगल बन गया। नो डाउट एंगल की मेजरमेंट आप लोगों की एंटी क्लॉकवाइज होती है तो जहां तक एंगल मेरा 90 से लेस है तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस आएगा और अगर 90 से ज्यादा है तो मेरा tan थीटा जो है वो चला जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो वैल्यूज मेरी चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करना है, ये बात खास रूप से बच्चों देखनी है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स का सीधे सीधे ग्राफ में देख लेता हूं। ये रहा बच्चों, जहां तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वहां तक तो ओमिक बिहेवियर है, यहां तक ओमिक बिहेवियर है और इसके बाद ये नॉन ओमिक बिहेवियर है बच्चों। तो V आप बढ़ाओगे करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगी। अभी कभी गलती मत कर देना, रट के चले जाओ कि यहां पे V ले लो और यहां पे I ले लो और ऐसा ही ग्राफ बना दो, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप पोटेंशियल को बढ़ा नहीं रहे हो और करंट एकदम से बढ़ गई, क्या ये पॉसिबल है? बिना पैसे दिए आपको दुकानदार जो है वो दुनिया भर का सामान जेब में भर के दे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ ये ध्यान रखनी है कि आपने किस एक्सिस पे कौन सा पैरामीटर ले रखा है, उसी के अकॉर्डिंग शेप देनी है। और अगेन फिजिक्स में रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल ही हैं आप लोगों को। तो बच्चों ये पीएन जंक्शन के लिए और कुछ ग्राफ्स और दे रखे हैं, इनको अभी करने की मैं समझता हूँ खास जरूरत नहीं है, बिकॉज जब पीएन जंक्शन करेंगे तो आएगा। तो पीएन जंक्शन में जो फॉरवर्ड वाइसिंग हमारा रहता है उसमें थोड़ी देर के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है और उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है। और रिवर्स वाइसिंग में जो है वो क्या हमारा ब्रेकडाउन होता है, ये क्या होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये सब हम उसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो एकदम से करंट हमारी बढ़ जाती है। तो बस ब्रीफ कर लो, कुछ दिन के लिए देख लो ऐसा ग्राफ, फिर उसके बाद जब हम सेमीकंडक्टर्स करेंगे तब तो इसको कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो देखिए सुपर कंडक्टर्स में हमने जैसा बताया था कि जो टेम्परेचर है वो वेरी लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, देखो 4 केल्विन के आसपास की बात कर रहा है तो 4 और मैं समझता हूं 4.1 इतने तक ही ये मेरा ओमिक रहता है। और जैसे ही 4.1 से ज्यादा मेरा टेम्परेचर हुआ एकदम से रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो एकदम से सूट कर जाता है मेरा। एक बार ये हम लोगों को समझनी होगी। इसके बाद बच्चों नया कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तो काफी कुछ हेल्प मिलेगी जो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है उसको लेकर के, काफी कुछ हम लोगों को हेल्प मिलेगी जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जस्ट लाइक 10th में पढ़ के आए हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करने के लिए मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं और वो वही इफेक्ट शो करे जो कि पहले वाले 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस इफेक्ट शो कर रहे थे, तो मैं उसे कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब डिफाइन की बात है, कैसे हम लोग डिफाइन लिखेंगे एग्जाम में, तो ये समझिए combination of 2 or more resistance in any electric circuit can be replaced by a single resistance such that there is no change in current in the circuit and the potential difference between the terminals
ऑफ ए कॉम्बिनेशन देन सिंगल रेसिस्टेंस, जो हमने नया वाला लगाया है वो कहलाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप जो है 4 बाइकों पर कितने लोग जा रहे थे, 8 लोग जा रहे थे। ठीक है, आपने 4 बाइकों को खड़ा किया और एक टीयूवी ले ली और उसमें 8 लोग बैठ गए और चले गए। तो एग्जैक्टली फॉर द पर्पस, हमेशा के लिए नहीं, फॉर द पर्पस 4 बाइक इज इक्विवेलेंट टू 1 टीयूवी। गेटिंग माय कॉन्सेप्ट और नॉट? दैट्स द थिंग, फॉर द पर्पस। कभी ये मत कहने लगा सर टीयूवी महंगी आएगी कि बाइक सस्ती आएंगी, कि सर बाइक पे तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, टीयूवी में नहीं लगाना पड़ेगा, वो सब चीजें मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए रहा हूं कि अगर मेरे पास कई सारे रेसिस्टेंस हैं, उन सारे रेसिस्टेंस को हटा करके मैं एक रेसिस्टेंस लगाता हूं जो सेम वैल्यूज देता है, सेम करंट देता है, सेम पोटेंशियल एप्लीकेबल होता है, तो मैं उसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कह देता हूं। बच्चों छोटी सी डेफिनेशन, रेसिस्टेंस इन सीरीज। चलिए रेसिस्टेंस इन सीरीज बच्चों, अगेन एक ही बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इफ देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो ऑफ द करंट और टू फ्लो ऑफ द चार्ज, देन इट विल बी टर्म्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसे लगा होता है, वैसे लगा होता है, ये करना होता है, कुछ नहीं बच्चों, बस एक ही बात ध्यान रखनी है। इफ देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो द करंट, देन इट विल बी टर्म्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां मैंने लगाया, देखिए ये पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, यहां से लेकर के यहां तक ये कंडक्टिंग वायर है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 है, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, करंट मेरी जितनी थी पूरी फ्लो कर जाएगी। यहां सबसे पहले आया तो इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अगेन ये कंडक्टिंग वायर है तो इसके अक्रॉस कोई भी मेरा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस होगा, जिसको मैंने V2 कह दिया। फिर ये कंडक्टिंग वायर है, कोई ड्रॉप नहीं होगा। R3 के अक्रॉस मेरा V3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अल्टीमेटली V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो जाएगा V के। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं एक एग्जांपल के लिए डिस्कस करता हूं। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का सेल है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये 0 वोल्ट पे है, ये 12 वोल्ट पे है। अब देखो बच्चों, मैंने कहा ऐसा मानता हूं, हाँ बिल्कुल मानता हूं। एक्चुअल में ना तो ये कभी 0 वोल्ट पे होता, ना तो ये कभी 12 वोल्ट पे होता, कह देते हैं हम लोग। डिपेंड करता है कि हमने इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या प्लेट्स ली हैं। नेगेटिव वाली का एक पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, कुछ भी हो सकता है, से -4 होगा, और पॉजिटिव का +8 होगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 वोल्ट होगा। ठीक है, तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के अंदर जाता है, उसे हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, और यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट है। तो ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ मेरा 12 होगा, इधर ये कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ पे 0 होगा। अब 12 वोल्ट में से कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, सपोज 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो अब यहाँ पे आ गया 7 वोल्ट। अब ये कंडक्टिंग वायर था तो यहाँ भी 7 वोल्ट होगा। मान लीजिए इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट, तो 7 में से 3 गए तो 4 वोल्ट। ये कंडक्टिंग वायर तो यहां भी 4 वोल्ट। अब बचा हुआ 4 वोल्ट इसके अक्रॉस खत्म हो गया, यहां पे आ गया 0। तो इस तरीके से पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहां तक करंट की बात है स्टूडेंट्स, तो जो करंट यहां से फ्लो कर रही थी वही इससे फ्लो करेगी, यहां से, यहां से, यहां से, थ्रू आउट सर्किट मेरी करंट सेम फ्लो करेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम करंट कहलाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम सारे सर्किट में एक जैसे होंगे। फिर हुआ क्या, एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए थे, अपनी एनर्जी यहां खो दी, और लेसर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहां वापस आ गए बैटरी के अंदर। यहां से केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा से एनर्जी मिली, और उन्होंने एनर्जी को फिर दोबारा से ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बच्चों अब इसका डेरिवेशन तो बड़ा सिंपल सा है, आप लोग जानते हो, V इक्वल्स टू IR होता है। तो मैंने इसको डाला, दैट इज IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो बच्चों, I सब में कॉमन है, क्योंकि एक ही जैसी करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही थी। तो I को मैं कॉमन लूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, और इसको लिखूंगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बच्चों, RS मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, एक तरीके से बताने के लिए मैंने RS ले रखा है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन।
किस तरह से पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, किस तरीके से मेरे को ये कॉम्बिनेशन कंसीडरेशन में लेना है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, बच्चों देखो ये सब डेरिवेशन दे रखा है, आपको एग्जाम में अगर लिखने के लिए आया तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसके लॉज की बात करें, जितना हमने पढ़ा उसको समराइज किया है बच्चों। यहाँ पे करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस भी सेम, पहली बात हम लोगों ने समझ ली। दूसरी बात, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अभी हालांकि यहाँ सारे रेजिस्टेंस है तो अलजेब्रिक कहना कोई खास जरूरी नहीं है। आगे जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो अलजेब्रिक कहना बहुत जरूरी होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम आइडेंटिकल इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने जो लिखा था, ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखिए, ये जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस है वो R पे डिपेंड करेगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V3 वो R3 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही समराइज करके हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है बच्चों, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं उन सबका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका बिल्कुल उल्टा आप लोगों को मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन क्या है, बड़ा मजेदार सा केस है। इफ देयर आर मोर देन वन पाथ टू फ्लो करंट, अब यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए 1 2 3 रास्ते मिल रहे हैं बच्चों, 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो दैट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मैंने बड़ा धीमे धीमे पढ़ाया था जब कैपेसिटर के अंदर मैं ग्रुपिंग कर रहा था, ठीक है ना। अब वही चीज रिपीट हो रही है एक तरीके से, इसलिए मैंने स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ा दी है, ठीक है। तो बच्चों जिनको धीमे धीमे पढ़ना है वो कैपेसिटर पहले जरूर पढ़ना है, और बिना कैपेसिटर पढ़े यहाँ रेजिस्टेंस पे अगर आ गए हो, फर्स्ट चैप्टर को बिना किए हुए आप सीधे सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चे। कभी फिजिक्स आपकी नहीं हो सकती, इसलिए बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है। सारी क्लासेस ऐप के अंदर पढ़ी हुई हैं, सारी क्लासेस को सीक्वेंस में पढ़ना है। अगर आपने पीछे कुछ गलतियां की हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो निश्चित रूप से अब थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करो और हर क्लास को बिना किसी फास्ट फॉरवर्ड के, बिना किसी स्किपिंग के कंप्लीट करो। नोट सारे पढ़ो। न्यूमेरिकल ये हो सकता है कि कुछ कम कर लो पीछे के, हालांकि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे फंडामेंटल्स उतने ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, उतना ही आगे की फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने पोटेंशियल सोर्स लगाया, यहाँ से जो करंट फ्लो हुई उसको 3 रास्ते मिल गए, I1 I2 I3। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। यानी जब भी मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूंगा स्टूडेंट्स, उस समय पोटेंशियल ड्रॉप मेरा सेम रहता है, करंट मेरी डिफर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरीके से डालता हूं। और V इक्वल्स टू IR मैं जब यूज करता हूं तो बच्चों यहां से I इक्वल्स टू मेरा V ओवर R होता है। इस तरह से मैं प्लेस करता हूं V ओवर R इक्वल्स टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। देखिए वो पीछे बच्चा बैठा हुआ है, वो कहता है सर अपनी मर्जी से कभी भी R को R1 R2 R3 कह देते हो, कभी भी V को V1 V2 V3 कह देते हो, कभी भी I को I1 I2 I3 कह देते हो। नहीं भैया, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, मैंने पहले ही कहा है पोटेंशियल बी सेम, और जब पोटेंशियल बी सेम तो मेरे को सेम डालना है, I1 I2 I3 लिखने की जरूरत ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां से कॉमन लो, कैंसिल आउट कर दो, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आपको मिल गया। अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो यहाँ पे आपने लिख दिया RP। गुड, लेट्स गो फॉरवर्ड। 10th में करके आए हो, सारी चीजें आपको पता है, फिर भी आप लोगों से जब आसान क्वेश्चन पूछना होता है आपको पास करने के लिए, जो लोग नहीं पढ़ते ना उनको पास भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको आना चाहिए, कर लेना चाहिए, 100% मार्क्स लाने तब भी आना चाहिए। चलिए, तो ये आ गया। अब इसमें लॉस की बात करते हैं। तो जो चीजें अभी हमने पढ़ी थी वही लॉस हैं। क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर भी सेम, यहां पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम होगा, करंट जो है वो मेरी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और मेरे को अगेन अलजेब्रिक सम लेना है, अलजेब्रिक कहना जरूरी नहीं है, सम लेना है। इंडिविजुअल करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो जो अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट मेरी होंगी, जो भी अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट होंगी वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होंगी। V इक्वल्स टू IR मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, मैंने पढ़ा V इक्वल्स टू IR।
तो देखो v इक्वल्स टू आई आर से अगर मैं बात करता हूं I की, तो I इक्वल्स टू v ओवर r, v मेरा कांस्टेंट था, तो हियर I एंड r रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल जो है इसी बात को हम लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसके फॉर्मूले को यहां डिफाइन किया हुआ है, कैसे लिखोगे लैंग्वेज में, और इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो ऑलवेज किसी भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होगा। यानी अगर आपको सर्किट में रेसिस्टेंस को कम करना है या करंट को बढ़ाना है, देन यू हैव टू गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको रेसिस्टेंस को क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है, करंट को कम करना है, देन यू हैव टू गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये घर में भी हमें आना चाहिए। हमें मान लो घर में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करने हैं, तो आपको चाहेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो और फिर ज्यादा बिजली का बिल देना पड़े। नो डाउट, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च होगी। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशंस ही यूज करने होते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो पतले पतले तार हैं और मैं उसे एसी चलाना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे उन तारों को पैरेलल में कनेक्ट करके एसी अपना चलाना चाहिए। तो दैट्स द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। अब बच्चों जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था जे और ई के बीच में ग्राफ को लेकर के, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ रेसिस्टेंस को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वी और आई को लेकर के डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ते रहिएगा, मुझे जो एक्सप्लेन करना है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं समझता हूं आपकी सारी क्वेरीज वहां से डिसॉल्व हो जाएंगी। चलिए देखो, अभी हमने पढ़ा v इक्वल्स टू आई आर और r इक्वल्स टू v ओवर आई। अगर मैं इसमें I को कांस्टेंट कर दूं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, यानी जिसका V ज्यादा होगा उसका R ज्यादा होगा, या रेसिप्रोकल जिसका V कम होगा बच्चों उसका R भी मेरा कम होगा। तो I को कांस्टेंट करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे I को कांस्टेंट कर दिया, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ऐसी जगह पे ड्रॉ करनी है जहां तीनों ग्राफ को इंटरसेक्ट कर दे। अब जरा देखो, ये तो मैंने कर दी जी क्या कांस्टेंट, क्या करंट, यहां मैंने कांस्टेंट कर रखी नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, V को कंसीडर करना है। देखो ये जो एक नंबर है इसके लिए V सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। दो नंबर के लिए V कंपैरेटिवली कम है तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया। तीन नंबर के लिए V मेरा सबसे कम है तो रेजिस्टेंस मेरा सबसे कम हो गया। जहां मुझे करंट ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, वहां मैं 3 को प्रीफर करूंगा। जहां मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए वहां मैंने एक नंबर को प्रीफर करना है। अब क्वेश्चन आप पढ़िए और देखिए उसने क्या पूछा है। नो डाउट tan थीटा के टर्म्स में देना चाहते हो तो क्या करोगे भैया, करंट तो कांस्टेंट है आपकी, आपको सीधे सीधे जो हमारा x एक्सिस है उस x एक्सिस की वैल्यूज को ही कंसीडरेशन में लेना होगा। आई होप सो यू मे डू इट वेल। कुछ क्वेश्चंस और वो आप लोगों को होमवर्क में है, उन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे लगा के देखेंगे बच्चों। बड़े मजेदार से क्वेश्चंस हैं, कॉम्बिनेशन के ऊपर हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा तो आप उसे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको जरूर कर लेना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन करोगे तो फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, लेकिन ये पक्का है कि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से इन्हीं में से और करा दूंगा। तो इट इज द एंड फॉर टुडे क्लास। ये एग्जांपल नंबर 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो करना है। अगेन एक बात ध्यान रखिएगा, मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्शंस। जितना ज्यादा फिजिक्स को पढ़ोगे वो उतनी ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी, यानी जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना मुश्किल होता चला जाएगा। लेस स्टडी लेस कॉम्प्लेक्शंस, फिजिक्स नहीं पढ़ोगे बहुत आसान है। समझ गए ना? इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए, परेशानियों से बिल्कुल मत घबराइए। आपसे नहीं होता मेरे से डिस्कस कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे फिर आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी और आईआईटी का सिलेक्शन भी पक्का। बिना क्वेश्चन किए कोई अगर कहता है इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। गुड, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।